Hello everyone, this is Tausif. In this video, we will cover chapter number 2 of class 10th, right? And the name of the chapter is polynomial. So इस वीडियो में हम polynomial का जो चैप्टर नंबर 2 है वो कवर करेंगे और कंप्लीट चैप्टर होगा एक ही वीडियो में, ओके? सो इस चैप्टर से रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि पॉलिनोमियल्स एज ए टर्म डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में भी जानेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इन सभी के बारे में भी हम समझेंगे इसी वीडियो में, राइट? सो इस वीडियो में अलग जो टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं जैसे कि टर्म्स इन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट या लीडिंग टर्म्स क्या होती हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के वो क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे क्या होती है वैल्यू, और ज़ीरो किसे कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का वो भी हम समझेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है आपके चैप्टर में, आपकी बुक के जो चैप्टर में जो पॉलिनोमियल दिया है उसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है नाइन्थ क्लास से, क्योंकि जो चैप्टर पॉलिनोमियल का आपकी बुक में है वही नाइन्थ क्लास में भी, ओके? बट आपकी जो बुक है टेंथ क्लास की उसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना होगा आपको, तो वो भी हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का हम कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है हम वो भी समझेंगे। इसी तरह से ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट टर्मिनोलॉजीज़ हमें समझनी है, कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के अंदर या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है पॉलिनोमियल के, राइट? तो हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और कुछ टॉपिक्स जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि जो बेसिक टॉपिक दिए हुए हैं वो आपकी नाइन्थ की बुक से भी हैं कुछ, बट हम डिटेल में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल एज ए टर्म। पॉलिनोमियल एज ए टर्म, इसका क्या मीनिंग है पॉलिनोमियल एज ए टर्म? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉलिनोमियल वर्ड है इसका मीनिंग होता है, पॉली का मीन्स होता है मैनी, राइट? पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी, मतलब बहुत सारा, और नोमियल का मतलब क्या होता है? नोमियल का मीन्स होता है यस टर्म्स, राइट? तो मैनी टर्म्स, तो हम इस चैप्टर में जो भी हम समझने वाले हैं मैनी टर्म्स यानी कि बहुत सारी टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं। अब टर्म्स क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, जैसे कि इसमें एक टॉपिक भी है टर्म्स इन पॉलिनोमियल, तो टर्म्स क्या होती हैं वो हम समझेंगे डिटेल में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट, ओके? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है? कांस्टेंट है। तो आइए उसको देखते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, या फिर जनरली कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। जनरली कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं या फिर वो समथिंग, मैं इसको लिखना चाहूँगा इस तरह से जैसे कि समथिंग विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, राइट? जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है उनको हम जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट ऐसी टर्म्स होती हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है फिक्स्ड वैल्यू। बट अगर मैं जो थर्ड पॉइंट है हमारा वेरिएबल, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल ऐसी टर्म्स या फिर ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, राइट? वैल्यू फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ओके? अगर मैं कांस्टेंट का एक एग्जांपल दूं, कांस्टेंट जैसे कि 1 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, 3, तो ये जितने भी इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसी तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे कि एक्स, वाई एंड जेड, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, टी, पी, क्यू, आर, राइट? तो इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती हैं। इसी तरह से अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, सपोज़ आपका एक फ्रेंड आपको एक एनवलप देता है, ठीक? एक एनवलप देता है जिसमें कुछ रुपीज़ हैं, ये एक एनवलप है, इसमें कुछ रुपीज़ हैं। अगर वो आपको पहले ही बता देता है कि इसमें सपोज़ 1000 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट इसमें है, और इसको आप कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं या फिर इसको आप कांस्टेंट समझ सकते हैं कि वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, राइट? अगर सपोज़ कीजिए एक आपका फ्रेंड है जिसने आपको एक एनवलप दिया, बट उसने आपको ये नहीं बताया कि इसमें कितने रुपए हैं। सपोज़ उसने कह दिया आपको गैस करना है कितने रुपए हैं, तो आपको अंदाज़ा लगाना होगा, राइट? बट मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, यानी कि जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू
वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना, ठीक। वैल्यू का मतलब होता है चेंज होना। तो ऐसी टर्म्स, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, हमें तो नहीं पता इस एनवलप में कितने रुपए हैं, ठीक है। सपोज इसमें 10 रुपीज़ हैं, बट ये बाद में पता चलता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो सकता है, बट अभी क्या है, वो एक वेरिएबल है। ओके, आई होप कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, या नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी टर्म हो सकती है, इट इज़ अ टर्म विच इज़ मेड, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्जेब्रिक टर्म ऐसी टर्म्स होती हैं जो मिलकर बनी होती हैं किससे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट से। ओके, ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल हो सकते हैं। कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये कांस्टेंट हो सकते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन, जैसे कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आई थिंक आपको पता होगा। ऑपरेशंस, ये सिंबल्स होते हैं। सिंबल जैसे कि प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके हम वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ हम क्या बना सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि ये x एक क्या है, वेरिएबल है, बट अगर मैं इसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये अब एक क्या हो गया, एक टर्म हो गई, और इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो वो हो सकता है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन से। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ तो अभी भी ये क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह से अगर मैं सपोज, आपके पास एक वेरिएबल है जो एक्स स्क्वायर है, प्लस और 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4x, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है। ओके, इसी तरह से अगर मैं प्लस कर दूं 2, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम, आई होप कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ चुके हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो टर्म्स होती हैं या फिर ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके, या वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। अभी हमने सिर्फ टर्म की बात करी थी कि पॉलिनोमियल एज ए टर्मिनोलॉजी क्या मतलब होता है, कि पॉली मीन्स मैनी, और मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, तो बहुत सारी टर्म, बट पॉलिनोमियल एज ए पी एक्स फंक्शन के रूप में अगर हम देखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, पी एक्स। जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं तो वो किस रूप में लिखते हैं, पी एक्स, यानी कि एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल, और पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर मतलब पी, तो ये डिनोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल जब भी लिखा जाएगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आप कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहेंगे जैसे एक्स 2, तो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, करेक्ट। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा तो पी एक्स ये एक पॉलिनोमियल का डिनोमिनेशन हो गया, या फिर आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। और अगर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन में लिखूंगा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, 2x+3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँगा, इज इक्वल्स टू x² + 4x, जो हमने पीछे देखा था 2x, ये भी क्या है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता है। तो ये मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए, हमने देखा कि पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म्स हम समझ चुके हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 2x + 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से 2x² + 4x + 2, ये सभी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जैसे कि x 1/2 + 3x²,
ये भी एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म भी यूज़ हो रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं? तो पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस होती हैं। पॉलिनोमियल हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कब बोल सकते हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल क्या होता है? ये ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। पॉलिनोमियल आर दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, बट ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशन देख लेते हैं। वो कंडीशन ये होती है कि जो वेरिएबल होता है, ओके, क्या होता है? वेरिएबल जो होता है, अगर उसका एक्सपोनेंट 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 कह सकते हो या फिर पावर, ठीक, हम कहते हैं कि x की पावर 2 या फिर x का एक्सपोनेंट क्या है, 2। तो इसी तरह जो वेरिएबल है, वेरिएबल की अगर पावर या वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, राइट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आई होप कि आप सभी को पता होगा। होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर, जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, ओके। तो पॉलिनोमियल हम उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट इनकी कंडीशन ये होती है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर जो होती है, वेरिएबल की पावर जो होती है, वो पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, करेक्ट। इसी तरह से मैं पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखाता हूँ। जो मैंने यहाँ पर लिखे, मैं इन्हीं को दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। अगर मैं वेरिएबल देखूँ, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x। इस x की पावर क्या है? इस x की पावर है 1। इसका मतलब 1 एक होल नंबर है, हाँ होता है एक होल नंबर, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, 2x प्लस 3, इसमें वेरिएबल है x की पावर 1 है, तो हाँ ये भी एक क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से अगर मैं तीसरे एग्जांपल की बात करूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ओके। अगर मैं इसमें वेरिएबल देखता हूँ, वेरिएबल क्या है? एक x ये है, और यहाँ पर जो x है ये भी वो एक वेरिएबल होगा। तो जब हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है? 2, और यहाँ पर क्या है? 1। इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों ही क्या होते हैं? हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो इस कारण से हम इनको भी क्या कहेंगे? ये भी एक पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ जो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो वो हो सकता है लेट्स से 2x माइनस 1 प्लस 2। अब बताइए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1, एक्स के ऊपर पावर कितनी है? माइनस 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस 1 होता है, माइनस 1 एक होल नंबर नहीं होता है, ये एक नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सपोज अंडर रूट एक्स प्लस 3x, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? बताइए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x के ऊपर 1/2 पावर है। क्योंकि अंडर रूट जब मैं हटाता हूँ तो हमारे पास क्या पावर आती है? 1/2 प्लस 3x, ओके। तो ये जो 1/2 है, ये एक क्या है? रेशनल नंबर है, ना कि होल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है, तो हम इस कारण से इसको क्या नहीं कहेंगे? एक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, ये भी नहीं था। हमने दोनों ही एग्जांपल देख लिए, और ये तीनों क्या थे? पॉलिनोमियल थे। पॉलिनोमियल की कंडीशन हम समझ चुके हैं। कंडीशन क्या होती है? कि जो वेरिएबल है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, x हो सकता है वेरिएबल, या y हो सकता है, उस, और z भी हो सकता है, उस z या फिर उस वेरिएबल पर पावर कितनी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो हम उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल डिटेल में समझ आ गया होगा। और पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p ब्रैकेट के अंदर x से, ओके। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको समझाता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? अभी हमने बात की
कि पॉलिनोमियल वो होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके पावर यानी कि एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसी तरह से डिग्रीज क्या होती है, डिग्रीज होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। डिग्रीज क्या होती हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ओके, डिग्रीज होती हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो किसी भी वेरिएबल में या किसी भी पॉलिनोमियल में, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास प्लस 4x+2। ओके, 2x² प्लस 4x+2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपको इस पॉलिनोमियल में जो भी सबसे हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको देखना है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इस पर पावर कितनी है 1, ये एक वेरिएबल है, इस पर पावर है 2, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 होगा। ओके, इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, x³ प्लस x² प्लस x+1, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि इनमें सभी के वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। इस पर 1 है, 1 एक होल नंबर होता है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 सिंपल लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x की पावर 0 का। तो 0 एक होल नंबर होता है, हाँ होता है, लेकिन x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से ही कर दूंगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 से करूंगा तो आंसर आएगा 1। इसीलिए यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ओके, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में आपको एक वेरिएबल चूज़ करना है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। तो हमारे पास सबसे पहला जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 3 पावर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। ओके, आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्म्स। टर्म्स को भी हम यही समझ लेते हैं। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट होल नंबर होते हैं और डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ओके, इसी तरह से टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स सेपरेट करते हैं। टर्म्स ऐसे, टर्म्स इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होता है। पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं 2x² प्लस 4x+2, ये तो हो गया पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर मैं सिर्फ 2x की बात करूं तो ये एक पार्ट है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। 4x ये एक हिस्सा है, यानी कि एक पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसी तरह से 2 ये भी एक हिस्सा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 3 हिस्सों से मिलके बना हुआ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, मीन्स पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। सो इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर 3 पार्ट्स, राइट, 3 पार्ट्स, और वी कैन से दैट द टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। तो इस पॉलिनोमियल की टर्म्स कितनी होंगी, टर्म्स होंगी 3। आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ टर्म्स समझाने के लिए आपको, तो वो ये हो सकता है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x+1, हमारे पास ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें पॉलिनोमियल के पार्ट्स कितने हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, मीन्स 4 पार्ट हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है, टर्म्स हैं 4। तो टर्म्स बेसिकली एक पार्ट होता है जो डिवाइडेड होता है, यानी कि सेपरेट है। टर्म्स इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज separated which is separated by plus or minus, सॉरी, which is plus और माइनस, ये माइनस है और यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो प्लस है और जो माइनस है, प्लस और माइनस के
राइट साइड में प्लस या माइनस के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ही जो लिखा होता है वो टर्म्स होता है। इसके राइट साइड में एक्स स्क्वायर लिखा है, ये एक टर्म है, इसके राइट साइड में लिखा हुआ है ये एक टर्म है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स अगर प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट हैं तो हम उनको टर्म्स में गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 टर्म्स हो गई। आई होप ये टर्म्स का कंसेप्ट और टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, आइए ये भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट बाय द वे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2x + 4x + 2। ठीक है, हमने इसमें टर्म्स की बात कर ली, इसमें 3 टर्म्स हैं, टर्म्स देख लिए हमने। टर्म्स कितने थे, 3। डिग्री की बात कर ली हमने, डिग्री कितनी थी, क्योंकि हाईएस्ट पावर को देखना, हाईएस्ट पावर मतलब 2, तो ये क्या है 2, डिग्री 2 हो गई। टर्म्स हमारे पास 3 हैं इस पॉलिनोमियल की। अगर मैं इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, कोफिशिएंट वो होते हैं ऐसे कांस्टेंट नंबर या फिर ऐसे फिक्स्ड नंबर, ऐसे कांस्टेंट जो कि वेरिएबल के मल्टीपल में होते हैं। इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, तो इन दोनों ही वेरिएबल के मल्टीपल में या डिवाइड में, मल्टीपल में या डिवाइड में जो नंबर्स होते हैं, मल्टीपल में या डिवाइड में, जैसे कि यहाँ पर 2 है और इस केस में 4 है। ठीक, तो 2 एंड 4 क्या हो गए हमारे पास, कोफिशिएंट हो गए। आई होप ये आपको समझ चुके होंगे आप। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सपोज 7x² + 14x + 7 इज इक्वल्स टू, यह हमारे पास एक क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है क्या होंगे, कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 7, 14। ठीक, ये वाला 7 और ये वाला 14, क्योंकि वेरिएबल के मल्टीपल में या डिवाइड में जो नंबर होते हैं, वेरिएबल के मल्टीपल या डिवाइड में जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। आई होप कि आपको कोफिशिएंट भी समझ आ चुका होगा, टर्म्स हम समझ चुके हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं। लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हम समझ चुके हैं, इसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट और लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट एंड लीडिंग टर्म। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ, 2x + 4x + 2, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म्स की बात करूँ, टर्म्स हमारे पास 3 हैं, डिग्री हमारे पास 2 है, डिग्री 2 है। ओके, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ, कोफिशिएंट हमारे पास क्या क्या है, 2 एंड 4। ठीक, अगर मैं इसमें लीडिंग टर्म, यानी कि ये तो टर्म है 3, अगर मैं इसमें लीडिंग टर्म की बात करूं, लीडिंग टर्म क्या होगी, 2x²। ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है, एक ऐसी टर्म, इसमें टर्म कितनी है, 3, 1, 2 एंड 3। तो इस किसी भी वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है 2, तो यही टर्म क्या होगी, लीडिंग टर्म होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक लीडिंग टर्म है। इसी तरह से लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा कि हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले वेरिएबल को के मल्टीपल में जो कोफिशिएंट होगा हम उसको क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। तो 2 क्या है हमारे पास, एक लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट है, क्यों है वो देखिए। सपोज 2x² + 4x + 2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको। अब इसमें लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इसमें, इस पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उस टर्म के अंदर आपको चेक करना है कि उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। उस टर्म का कोफिशिएंट है 2। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म के अंदर कोफिशिएंट है हमारे पास 2। ओके, जब हम ये 2 लिखेंगे तो यही 2 क्या कहलाया जाएगा, यही 2 को क्या हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे लीडिंग टर्म की हमने बात की थी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म को लीडिंग
टर्म बोलते हैं। इसी तरह से हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। आई होप कि ये भी आप समझ चुके हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपना डाउट, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनको एक ही बार में समझ लेते हैं। नंबर 10, नंबर 11 एंड नंबर 12 टॉपिक नंबर। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनका क्या मतलब होता है देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम कौन से पॉलिनोमियल को बोलते हैं? देखिए, एक एग्जांपल लिखता हूं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक। जब मैं इसकी डिग्री की बात करूंगा, हमने पीछे समझा था कि टर्म्स कितनी है इसमें, अगर दोबारा से ठीक है देखते हैं। टर्म्स हमारे पास 2 हैं इसमें, और डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिग्री कितनी है? 1। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर कितनी है? 1। तो उसी 1 को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक, कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, कोफिशिएंट हमारे पास है 2 है। तो हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें समझना होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, सॉरी डिग्री क्या होती है। ओके, तो जैसा हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों को समझने के लिए हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में, इसमें 1 है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सॉरी, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 2। ओके, डिग्री क्या होगी? 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी। ओके, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 4x+2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2। इसी तरह से अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास टॉपिक नंबर 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है। ओके, x³ ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में 3 है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बताऊं आपको, जनरल फॉर्म कैसी होती है तो वो आप देखिए। जनरल फॉर्म होती है इस तरह से, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ओके, ए यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, बी एक कांस्टेंट टर्म है और एक्स एक वेरिएबल है। आई होप ये आप समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c। ए बी यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएंगे, x और यहाँ पर जो x है वो वेरिएबल होता है, और ये टर्म क्या होता है? ये कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, a एंड b कोफिशिएंट हो जाएंगे, और जो x है वेरिएबल। ठीक, जनरल फॉर्म हम समझ चुके हैं, ax² प्लस bx+c। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है और इनकी जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी एंड सी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट है। ओके, ये कोफिशिएंट है। डी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और एक्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो आई होप कि आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिक समझ आ चुके होंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, इनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 1 होती है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। करेक्ट। अब इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि जो पी एक्स है, पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इस पी एक्स की टोटल वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू कितनी होगी। यानी कि ये पी एक्स है, इसका ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें x की कोई वैल्यू लिख देता हूँ, x की वैल्यू सपोज x की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। सपोज एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पर पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पी एक्स, या फिर इसको लिखते हैं P1। ओके, इसको लिखेंगे हम P1, P ब्रैकेट के अंदर 1, क्योंकि x की जगह हमने 1 लिखा है तो 1, 2 इंटू एक्स प्लस 4, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 6। और यही क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की डिफरेंट वैल्यू पर, x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो x की वैल्यू, सॉरी, पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और px। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती हैं। आई होप कि आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ चुका होगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक, इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू लेट यानी कि सपोज करनी होगी। सपोज एट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 ली, ठीक है, 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू होगी 2, क्योंकि 1 की पावर होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लिकेशन 2 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 2 एंड 2 4 एंड 4 8। अब हमें यहाँ पर ये समझ आया कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 8। ओके, नाउ आई होप ये टॉपिक भी आप समझ चुके होंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी x की वैल्यू पर डिफरेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको या इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। देखिए, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हमने क्या समझा था, इससे पहले हमने समझा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल था 2x प्लस 4, x की वैल्यू 1 रखने पर px की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, px की वैल्यू हमारे पास आई थी, सॉरी, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो हमारे पास px की वैल्यू क्या आती है, 8।
ठीक है, जैसा हमने यहाँ देखा x की वैल्यू 1 रखने पर पी एक्स की वैल्यू 6 आती है, सॉरी। ठीक है, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास, पी एक्स की वैल्यू आती है 6। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू हम क्या रखें कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो जाए। सपोज अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 2 × 2। x की जगह मैंने 2 रखा ये वाला, और इसको 4 से ऐड किया, इज इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 + 4, तो अब ये क्या हो गया 8। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 लेता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि हमारे पास x की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए, x की हम क्या वैल्यू रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू मैं x की रखूं इसमें कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, x की मैं कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ये समझते हैं डिटेल में। जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x - 6, ठीक, इसकी x की जगह मैं क्या वैल्यू रखता हूँ, x की जगह मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाए। ठीक है, सपोज़ अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ एट, अगर सपोज़ कीजिए 1 रखता हूँ तो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 1। ओके, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 × 1 - 6 इज इक्वल्स टू 2 × 1 = 2 - 6 - 4। ओके, अगर x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो पी एक्स 2 × 2 - 6, ये हो गया 4 - 6 इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 × 3 - 6, 6 - 6, ये 0 हो गई। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू जब मैं 3 रखता हूँ, x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है पॉलिनोमियल की, 0 आती है। करेक्ट, तो इस x की जो वैल्यू आएगी इसी को मैं क्या कहूँगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको मैं कहूँगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इसको मैं कहूँगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस केस में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई होप कि ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक, इसी तरह से अगर मैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि 7x² 7x² + 14x + 7। ओके, तो इसमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि x की वो क्या वैल्यू होगी कि जिस पे पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाए, x की वो क्या वैल्यू होगी जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू में क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। ओके, तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x² + 14x + 7। ओके, इसको हम शिफ्टिंग मेथड से, स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 7x² प्लस, ये आपने नाइन्थ में डेफिनेटली सीखा होगा, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7 7 49, मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 49 आना चाहिए, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7x + 7x + 7। 14 को मैंने स्प्लिट किया 7x और 7x में। इसी तरह से अगर मैं जब इसको कॉमन लेता हूँ 7x को, तो हमारे पास क्या बनता है,
हमारे पास बनता है एक्स। ओके, 7x जब इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x बनता है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1। इसी तरह से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बचते हैं 7x+7। जस्ट 1 मिनट। अगर मैं 7x+7 में से 7x+7 में से अगर मैं 7 को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास x+1 बचता है। इसके बाद 7x और 7, इस पूरे एक्सप्रेशन में से x+1 को कॉमन लिया जा सकता है। x+1 ये वाला, x+1 ये वाला, इसको कॉमन लिया जा सकता है और अंदर में हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 7x+7। ओके, ये क्या है, ये दो फैक्टर आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर मैं इसकी बात करूं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके एक फैक्टर को जैसे कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आए थे, वो क्या आए थे, x+1 ये और 7x+7। तो इसके एक फैक्टर को अगर मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसको 0 के साथ इक्वल में लिख दूं तो हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाती है -1। x इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू आ रही है, यानी कि x की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में मैं -1 रखता हूँ, x की जगह अगर मैं -1 रखूँगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, इसी तरह से एक और फैक्टर है 7x+7 इज इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी -7 हो जाएगा और ये 7 जब अपॉन में जाएगा तो अपॉन 7 हो जाएगा। 7 से 7 1 बार जाएगा और -1, इसकी वैल्यू होगी -1। तो इस फैक्टर से भी x की वैल्यू -1 आती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल था 7x² + 14x+7, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ, अगर इस पॉलिनोमियल में मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखूँगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। x की वैल्यू, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई आप इसको कैसे कर सकते हैं, px इज इक्वल्स टू 7x + 14x+7। x की जगह आपको -1 पुट करना है, तो px या -1 इज इक्वल्स टू 7 × -1² + 14 मल्टीप्लाई -1 + 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1 + 14 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -14 + 7। इसी तरह से 7 × 7 और ये हो सकता है -14 + 7। 7 एंड 7 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 एंड 7 14 हो जाएगा। -14 हमारे पास पहले से था, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अब हमारे पास है 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई जब हमने x की वैल्यू -1 किया। ओके, आई होप कि आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो देखते हैं। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं कि x की कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए कि हमारे पास पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसी x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का, ठीक है, वो समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल।
किसी भी पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ आते हैं उनको ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल समझ चुके हैं, यानी कि एक्स की वो क्या वैल्यू होगी जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। हमने पिछले जस्ट कुछ देर पहले ही लास्ट टॉपिक हमारा यही था। इसके बाद हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है। इसमें आप देखिए कि हमारे पास सपोज़ कीजिए लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है 3x-6। ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल को आपको ग्राफ पे शो करना है। इस पे ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफ पे शो करने के लिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा, ठीक है। ये लाइन शो करेगी एक्स एक्सिस को और ये लाइन शो करेगी पी एक्स को। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, यानी कि ये लाइन पॉलिनोमियल की वैल्यू बताती है कि एक्स की किस वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, क्या 1 होगी, क्या 2 होगी, क्या 3 होगी, क्या 4 होगी या 5 होगी। इसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ या 2 लेता हूँ तो ये माइनस की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू ये 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 पर, x की वैल्यू 5 पर, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस की वैल्यू हो सकता है, माइनस की वैल्यू हो -x, -1 हो, -2 हो, है ना। तो वो हम देखते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर एक रफ टेबल, जैसे कि x की वो क्या वैल्यू होगी जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा इस पॉलिनोमियल में तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, और x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूँगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो सपोज एट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 लेने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 3x - 6, x की वैल्यू 1 रखूँगा, -6 इज इक्वल्स टू 3 - 6 -3, तो ये हो गया -3। x की वैल्यू जब अगर मैं 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर 1 होगी यहाँ पर, ठीक है। सपोज इसको x की वैल्यू अभी हमने 1 पे देखा था, एट x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं अगर, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3x - 6, 3 इंटू 2 -6, 3 इंटू 2 6 -6 मीन्स 0। x की वैल्यू 2 लेने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। x की वैल्यू 2 लेने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 एक 0 है, ये क्या है, एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 लेने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरह से एट x इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। 3 इंटू 3 -6, 3 इंटू 3 9 -6 मीन्स 3, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 3। x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो पॉलिनोमियल की भी वैल्यू क्या आती है, 3। अब मैं इस टेबल को, यानी कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेट आई होप कि आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। कार्टेशियन जो आपको समझाया जाता है उससे रिलेटेड जो चैप्टर है आपकी बुक में 9th क्लास में, वो आपने पढ़ा होगा। इसको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 1, x की वैल्यू अगर मैं ये लेता हूँ 1, तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 लेने पर पी एक्स की वैल्यू -3 होनी चाहिए। पी एक्स की वैल्यू -3, 1 2 3, यानी कि ये -3 इस लाइन में x की वैल्यू 1 और पी एक्स की वैल्यू, यानी कि पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, करेक्ट। x की वैल्यू 1 लेने पर और पी एक्स की वैल्यू -3 लेने पर एक पॉइंट हमारे पास यहाँ शो होगा।
इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ और px की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 2 और px की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर 2 वैल्यू x की और px की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट 0 है, ये लाइन ही 0 होगी। करेक्ट, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। सपोज़ अगर मैं इसको नाम देता हूँ a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये हो गया a और ये दूसरा पॉइंट हो गया b। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो p की वैल्यू भी क्या होगी, px की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 3 आती है। तो x की वैल्यू 3 लेने पर, x की वैल्यू 3 लेने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या आती है, 3 आती है, मीन्स दिस वन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अगर इन तीनों पॉइंट को जब मैं कनेक्ट करता हूँ, इन तीनों पॉइंट को इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाती है। ओके, एक लाइन आ जाती है, और इसी लाइन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, बट आप जब बनाएंगे अपनी बुक पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको स्केल का यूज़ करना होगा। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, पी एक्स, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल वाली लाइन है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, या फिर इसकी इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x-6, 3x-6। करेक्ट। तो हम ये समझ में आ गया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा होता है, तो जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं, जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन बनता है। क्या बनता है, लाइन। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। करेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि x की वैल्यू 1 लेने पर, x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लेने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 हो गई, जो कि यहाँ पर पॉइंट आता है। x की वैल्यू 2 लेने पर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, जो कि पॉइंट यहाँ पर आता है। इसी तरह से x की वैल्यू 3 लेने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो जाती है, जो कि पॉइंट यहाँ आता है। ठीक, तो ये पॉइंट हम क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट बी को हम कहेंगे कि ये एक ज़ीरो है, दिस इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप कि आपको लीनियर के केस में समझ आ चुका होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। कि पॉलिनोमियल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इफ इफ द ग्राफ, इफ द ग्राफ, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो कि पी एक्स होता है, अगर वो टच करता है, या तो टच कर सकता है और या फिर कट कर सकता है, या फिर टच कर सकता है या कट कर सकता है दी एक्स एक्सिस, दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पर जहाँ पर टच करता है, यानी कि इस पॉइंट पर जहाँ पर टच करेगा, उसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को हम क्या कहते हैं, देन देन दैट that value of x, then that value of, then that value of x is called, then that value of x is called the zero of polynomial, the zero of polynomial। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी ज़ीरो का। ज़ीरो मतलब ये वो होता है कि एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो एक्स की वैल्यू 2 लेने पर, एक्स की वैल्यू 2 लेने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पॉइंट नंबर बी पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट बी पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और उसी ज़ीरो को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आप समझ चुके हैं डिटेल में। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, किसकी बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे समझा जा सकता है, आइए देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस था, पॉइंट नंबर 15, इस पॉइंट 15 में हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था। अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो इन क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पी एक्स। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो इट विल कट, या तो वो कट करेगा एक्स एक्सिस पर और या तो वो टच करेगा एक्स एक्सिस पर। ओके, एट एक्स एक्सिस, ठीक है, फॉर 2 टाइम्स, 2 बार। हमने लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देखा कि ग्राफ इस तरह से बनना है, यानी कि एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ पर एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करता है इसका ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पर ज़ीरो कितने होंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो यहाँ पर 2 बार कट करता है, ठीक है, कितनी बार, 2 बार और लेस, या तो 2 बार कट करेगा या उससे कम करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा या तो वो इस तरह से बन सकता है या फिर वो इस तरह से बन सकता है, ठीक, ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक। जस्ट 1 मिनट, लेट मी करेक्ट अगेन। सो दिस इज लाइक दिस, या तो ग्राफ इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, और इन दोनों ही ग्राफ के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों ही ग्राफ के सिंबल को हम बोलते हैं पैराबोलाज, ठीक है, पैराबोलाज। तो अब जब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर जब एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो या तो ये दो बार कट कर सकते हैं या फिर एक बार कट कर सकते हैं या फिर एक भी बार नहीं, मतलब कि इसके मैक्सिमम ज़ीरो कितने होंगे, 0 2 होंगे, 2 ज़ीरोज़ बनेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ्स बनेंगे। जनरल फॉर्म हम समझ चुके हैं, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, पी एक्स। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ्स बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं कि एक्स एक्सिस एंड पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार टच कर रहा है, जो ग्राफ है हमारे पास वो एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरोज़ होंगे 2, ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 2, 2 ज़ीरोज़ होंगे, और 2 बार कट करता है कितनी बार, 2 बार। अगर 2 बार कट कर रहा है तो 2 ही ज़ीरोज़ होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पर 2 वैल्यूज़ आती हैं। इन दोनों ही वैल्यूज़ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो इस पर भी सेम ग्राफ बनेंगे और सेम वैल्यू आएगी। इस पर भी 2 बार कट करता है, तो इसका मतलब इस केस में भी पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 2, करेक्ट। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है, तो अब यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने होंगे, इस केस में ज़ीरोज़ होंगे 1, क्योंकि जो ग्राफ है, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, सॉरी टच कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि या तो वो कट कर सकता है या फिर टच कर सकता है एक्स एक्सिस पर। किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है या टच करता है तो हम उन्हीं पॉइंट को कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ बनते हैं या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, इनको बोलते हैं पैराबोलाज। तो पैराबोलेटिक ग्राफ बनते हैं, और इन्हीं ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या ग्राफ ऐसा हो सकता है, यानी कि जिसमें ज़ीरोज़ कितने हैं, 2, इस केस में भी 2 ज़ीरोज़ हैं। इस केस में ज़ीरो हमारे पास कितने आएंगे, 0 है हमारे पास 1, ठीक। इसी तरह से अगर एक और केस लेता हूँ, केस नंबर 4, ये हमारे पास 1 एग्जांपल देखा, 2 3 एंड 4। अगर 4th केस देखता हूँ तो यहाँ पर भी एक बार ही टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 कितने होंगे, 0 1 होगा। अगर मैं 5th नंबर केस देखता हूँ तो क्या होता है, देखिए, या तो वो हमने देखा या तो ज़ीरोज़ 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं या फिर
एक भी नहीं होगा, यानी कि दो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं या ज़ीरो हो सकते हैं। अगर ग्राफ बन रहा है इस तरह से, यानी कि एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, उसको पॉलिनोमियल का ग्राफ टच ही नहीं करता, उस पर पॉलिनोमियल का ग्राफ टच ही नहीं करता, तो इस केस में हमारे पास ज़ीरो कितने होंगे, ज़ीरो मीन्स एक भी ज़ीरो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमने देखा केस नंबर 5। इसी तरह से केस नंबर 6 क्या होगा, केस नंबर 6 इसका अपोजिट बना सकते हो आप, जैसे कि ये इस केस में भी ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो। आई होप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप समझ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव टू ज़ीरोज़ और लेस और नो ज़ीरोज़, राइट। या तो दो ज़ीरो हो सकते हैं या फिर उससे कम, जैसे कि ज़ीरो। इसके बाद हमने बात की, हमने सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, तो हमने बात की लीनियर इक्वेशन की। इसके बाद हमने बात की पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, हम ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में या तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, वो टच कर सकता है या फिर कट कर सकता है एक्स एक्सिस पर, एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कट कर सकता है या टच कर सकता है जो ग्राफ होगा। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, कुछ इस तरह से होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। करेक्ट। जब हम इसके ज़ीरोज़ की बात करते हैं, ज़ीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं थ्री हो सकते हैं, और लेस, लेस में मतलब, लेस का मतलब टू हो सकता है, वन हो सकता है, ज़ीरो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे दिखाना चाहूँ आपको, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनते हैं इस तरह से कुछ। ओके, एक्स एक्सिस आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉलिनोमियल की एक्सिस है। ठीक है, ये है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये एक्स एक्सिस पर एक बार यहाँ पर कट करता है, एक बार यहाँ पर कट करता है, और एक बार इस पॉइंट पर कट करता है। इसका मतलब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर कितने होंगे, थ्री। ओके, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये इस केस में कितनी बार टच होता है या कितनी बार कट होता है, तो एक्स एक्सिस पर एक बार यहाँ टच कट हो रहा है और एक बार यहाँ टच हो रहा है। तो इस केस में भी जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, टू होंगे। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो ग्राफ होता है वो किस इस प्रकार बनता है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल लूँ, वो ये हो सकता है, सॉरी मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको। देखिए, ओके, तो एक्स एक्सिस पर इस केस में एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है वो सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वन होगा इस केस में। ओके, अब आप ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं कि उस ग्राफ के या उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझेंगे कि किस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ बनते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है, एक ये ग्राफ है और एक ग्राफ हमारे पास ये है, एक ग्राफ हमारे पास इस प्रकार है, एक ग्राफ इस प्रकार है, ग्राफ नंबर 1 2 3 एंड 4।
इसी तरह से कुछ और ग्राफ हैं जैसे कि ये। इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ने की और ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पर ही सभी कवर हो जाएगा, बट आपको एक बार रिवीजन के लिए आपको कंप्लीट बुक रिवाइज करनी होगी, पढ़नी होगी, ठीक है। जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ पर हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की। ये एक्स एक्सिस है और ये पी एक्स। हर एक के केस में मैंने लिखे नहीं है जनरली, बट ये हर एक के केस में आप सपोज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और ग्राफ हैं जैसे कि एक ग्राफ हमारे पास ये है, ग्राफ नंबर 7। एक ग्राफ हमारे पास ये है, ग्राफ नंबर 8। एक ग्राफ हमारे पास ये है जो कि सेम है, 9। तो अब हम इनमें देखते हैं कि ग्राफिक जो ज़ीरोज़ हैं, इसमें ज़ीरोज़ मतलब एक बार कट कर रहा है तो ज़ीरो हमारे पास 1 होगा। इस केस में 2 बार कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो जीरो एक्स एक्सिस पर 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2 होंगे। इसी प्रकार इस केस में पॉलिनोमियल का ग्राफ एक बार, 2 बार और यहाँ 3 बार कट कर रहा है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3 होंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। इस केस में एक बार टच होता है मीन्स ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 1। इस केस में एक बार, 2 कट, 3 एंड 4, नंबर 4 पॉइंट, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस केस में 4 होंगे। इस केस में एक भी बार कट नहीं या टच करता है, तो इस केस में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 0। इस केस में एक बार मीन्स एक ज़ीरो होगा। इस केस में 1, 2 एंड 3, 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो आई होप ये सभी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे डिटेल से और समझ चुके होंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, देखिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बात की लीनियर फॉर्म में, मींस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इसमें हमने क्वाड्रेटिक भी देख चुके हैं और क्यूबिक फॉर्म भी देख चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक हमारे पास बचता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ यानी कि ज़ीरोज़ में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial, ठीक है। तो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ओके, वी विल हैव 1 ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के केस में हमारे पास ज़ीरो कितने आते हैं, एक ज़ीरो आता है, ठीक है। और अगर मैं सपोज जो ज़ीरो आता है उस ज़ीरो को अगर मैं सिंबल, इस केस में ज़ीरो हमारे पास कितने होंगे, 1 होंगे। अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 है, मीन्स जो ज़ीरो है उसको मैंने डिनोट कर दिया अब अल्फ़ा से, ठीक है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म देखिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस केस में ज़ीरोज़ हमारे पास कितने आते हैं, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें 2 मतलब ज़ीरोज़, दो वैल्यू ले लेता हूँ, दो सिंबल ले लेता हूँ, एक अल्फ़ा और एक बीटा, यानी कि अल्फ़ा की कुछ वैल्यू होगी और बीटा की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ, क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो क्यूबिक का पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस केस में क्यूबिक के जो ज़ीरोज़ बनते हैं, वो ज़ीरोज़ हमारे पास कितने होते हैं, 3।
तो उन ज़ीरोज़ को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ किसी सिंबल से तो वो या तो अल्फ़ा हो सकता है, या बीटा हो सकता है, या फिर गामा हो सकता है। इसमें थ्री होंगे, 1 2 एंड 3। इसमें दो ज़ीरोज़ हैं तो हमने दो सिंबल से डिनोट कर दिया इस यहाँ पर। इसमें एक ही ज़ीरो है तो हमने एक अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। करेक्ट। इसका मतलब जब मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो, यानी कि ये तो ज़ीरो हो गया, लेकिन कोफिशिएंट क्या हो गया, ए एंड बी, ये कोफिशिएंट हो गए इस पॉलिनोमियल के। तो इस पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है, अब देखिए ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा, और कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास ए एंड बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक, वो है रिलेशनशिप बताना है आपको। एक ऐसा फॉर्मूला या फिर एक इक्वेशन बतानी है कि वो इक्वेट हो जाए ज़ीरो और कोफिशिएंट से। तो अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, माइनस वी अपॉन ए के, ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। या फिर आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पास कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उस पॉलिनोमियल में आपको कोफिशिएंट पता होंगे। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आप ज़ीरोज़ बता दीजिए। जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़ीरो बताइए इसका, तो अभी तो मुझे पता नहीं कि x की किस वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्मूले को या फिर इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। ये रिलेशन क्या है, अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, बी क्या होता है हमारे पास, थ्री, मीन्स माइनस थ्री हो सकता है, अपॉन ए क्या होता है हमारे पास, टू, यहाँ पर मैं टू लिखूँगा। इसका मतलब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस थ्री अपॉन टू। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू आ गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये है ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। इसी केस में या फिर इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हम देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसके ज़ीरोज़ बताइए, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो हमें अभी नहीं पता, राइट, हम अभी नहीं बता सकते। हम कैसे बता सकते हैं, इसको सॉल्व करके, जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 6x माइनस 2x। आई होप कि ये आपको सॉल्व करना आता होगा, बहुत बेसिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस थ्री। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचता है x माइनस थ्री। इसी तरह से 2x माइनस टू x माइनस थ्री, तो 2x माइनस टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि एक फैक्टर को जब मैं ज़ीरो की इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू आएगी कुछ, इस टू को मैं इस साइड लेकर जाऊँगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 लाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा। करेक्ट, x की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस थ्री, अगर मैं इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो x की वैल्यू आती है 3। तो हम ये जान चुके हैं पहले से ही कि क्वाड्रिलेटरिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या उससे कम। तो इस केस में 2 आ गए, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 3, यानी कि ज़ीरो हमारे पास क्या हो गए, एक अल्फ़ा हो गया हमारे पास 1, और बीटा हो गया हमारे पास 3। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अब अगर मैं इसके रिलेशनशिप की बात करूं, किस में ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ हमें पता है कि एक 1 है और एक 3 है, 2 ज़ीरोज़ हैं, और कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 8 एंड 6। तो इसके सम ऑफ
सम ऑफ ज़ीरो क्या होंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट। तो b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 एंड a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब मैं इसमें इस वैल्यू में पुट करूँगा इस फॉर्मूले में, मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं, जैसे कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, दो ज़ीरोज़ हैं। दोनों ज़ीरोज़ को जब मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 अपॉन 2 और माइनस 8 अपॉन 2 4। आई होप ये आप समझ चुके होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह से प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप बनता है, कोफिशिएंट के साथ c अपॉन a का रिलेशनशिप बनता है कि अगर आप किन्हीं भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, c अपॉन a के बराबर। c क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो c हमारे पास इस केस में है हमारे पास 6, ओके। c की वैल्यू है हमारे पास इस केस में 6 अपॉन a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 3 आंसर आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स दो ज़ीरोज़ का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आई होप कि आप समझ चुके होंगे दोनों ही केस, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल के दोनों ही केस आप समझ चुके होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक और एग्जांपल है, सपोज पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अगर आपसे कहा जाए आप इस ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं, फाइंड ज़ीरोज़, आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है अल्फ़ा, अल्फ़ा की कितनी वैल्यू होगी, एक हो सकता है बीटा, तो बीटा की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। जो ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो अल्फ़ा है एक ज़ीरो बीटा है, इन दोनों का सम क्या होगा, एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो। आपको ये दो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। फर्स्ट केस में हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है कि ज़ीरो क्या होता है एक्चुअल में, और दूसरे केस में हमारे पास क्या है, इनकी वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो वो आप कैसे बता सकते हैं, तो देखिए अगर मैं सम ऑफ ज़ीरो करता हूँ, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये हम पहले रिलेशनशिप देख चुके हैं, हमने ये रिलेशनशिप देखा था। यहाँ पर दोनों ज़ीरो का जो सम होगा वो कितना होगा, माइनस बी यहाँ पर होगा माइनस का 5 अपॉन ए है हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस 5 अपॉन 3। यानी कि दोनों ज़ीरोज़ को जब आप प्लस करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा है माइनस 2 अपॉन 3। ये तो हमने सेकंड नंबर या फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जाननी है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करना होगा, स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नंबर आपको बताना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 6 आना चाहिए और ऐड करके 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस
3x + 2x + 2। ठीक है, 3x और 2x क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, 3x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा यहाँ पर x + 1। इसी तरह से इन दोनों के बीच में मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लूँगा तो क्या होगा, x + 1 बचेगा हमारे पास। अब इस केस में x + 1 को कॉमन लिया जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x + 2। देन वी हैव two factors, right? We have two factor number 1 and factor number 2. Then we will equate factor number 1 is equals to 0. We will get the value of x is equals to -1, यानी कि हमारे पास एक x यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ चुकी है। इसी तरह से अगर इसमें बीटा की वैल्यू होगी तो इसमें 2 ज़ीरोज़ होने होंगे, राइट? 2 ज़ीरोज़ की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 3x + 2 is equals to 0, 3x - 2, x is equals to -2/3। देन हमने फाइंड किया ये दूसरा ज़ीरो, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या होगी, -2/3। आई होप कि आप समझ चुके हैं। जब मैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -2/3 करता हूँ, तो माइनस से माइनस जाता है, हमारे पास बचता है 2/3। I hope something is missing somewhere. That is why we are facing some issues right here. Okay. So don't worry, but इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरह से -2/3 आ जाएगी, जो कि इसके साथ मैच हो जाएगी। माइट भी कोई मिस्टेक हो चुकी होगी, यहाँ पर मिस्टेक हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिया, जबकि ओरिजिनल पॉलिनोमियल में माइनस है। ठीक है ना, तो जब आप यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो आपको डबल माइनस लगेगा, इसका मतलब जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -2/3 आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है ये, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -5/3। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको रिलेशनशिप भी आपने समझ लिया होगा, आपने एक रिलेशनशिप भी समझ लिया है। किस किस में रिलेशनशिप, किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो में एंड कोएफिशिएंट में, किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होता है वो आपने समझ लिया है लीनियर और पॉलिनोमियल के केस के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में रिलेशनशिप कैसे होते हैं वो मैं आपको जनरल फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ, आप लिख सकते हैं। ओके, आप समझ सकते हैं। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका अगर रिलेशन आप कोफिशिएंट के साथ निकालेंगे तो जनरली होगा -b/a। अगर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, जब आप इस प्रकार का रिलेशनशिप निकालना चाहेंगे तो कोफिशिएंट होंगे c/a। इसी तरह से अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा मल्टीप्लिकेशन गामा, तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट होगा -d/a। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपकी बुक में दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये फार्मूलाज याद होने होंगे, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax³ + bx² + cx + 1 या d। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होगी। तो जब ये पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे। सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे, मींस अल्फ़ा बीटा एंड गामा फाइंड करने होंगे। उसके बाद आपको रिलेशनशिप बताना होगा। रिलेशनशिप कौन से, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हैं। कंप्लीट चैप्टर हो चुका है हमारे पास। इसके बाद अगर मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता दूं, क्वाड्रेटिक, यानी कि सिर्फ आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा ही पता है, यानी कि लेट्स सपोज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपको पता, सपोज इसकी वैल्यू है 2, ये मैंने जनरली मान ली है, इसकी वैल्यू है 6। तो आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल किस तरह का बनेगा, तो उसकी एक इक्वेशन होती है, अगर वो आप याद कर सकते हैं तो वो इस तरह से होती है, जैसे कि x² + अल्फ़ा प्लस बीटा x
प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, ये एक इक्वेशन होती है। अब अगर आपको इस इक्वेशन से किसी भी पॉलिनोमियल बताना है कि वो पॉलिनोमियल किस प्रकार का बनेगा, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एल्फ़ा प्लस बीटा और एल्फ़ा इंटू बीटा। तो एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2। एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। यहाँ पर एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 6 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और के इज इक्वल्स टू पी एक्स। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, यानी कि सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। यहाँ पर इस वीडियो में हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है डिटेल में, बट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो वीडियोस होंगी वो आगे नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी धीरे धीरे। बट ये जो हमने वीडियो बनाई थी वो बेसिकली हमने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझी थी। हमने इस वीडियो में समझा बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हमने समझा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट, ये सारी हमने टर्मिनोलॉजी समझी थी। कुछ कंसेप्ट भी समझे थे हमने, जैसे कि जियोग्राफिकेशन कैसे होता है, रिलेशनशिप कैसे होता है। तो हमने बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।